इमली ले लो, खट्टा मीठा चूरन ले लो, कच्चे आम का पापड़ ले लो। ललिता की आवाज रोज एक सरकारी स्कूल के बाहर ऐसे ही सुनाई पड़ती थी। वहीं उसकी 10 साल की बेटी मर्सी पढ़ती थी। पति की मौत के बाद बस यही उसकी कमाई का जरिया था। गांव में उनका एक मिट्टी से बना घर और एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था। ललिता उसे बो सके, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ललिता की ननद संतोषी ने उसे हड़पने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने वह संतोषी को नहीं दिया, जिसके कारण संतोषी ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। माँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो ना कुछ दिन के लिए बुआ के यहाँ चलते हैं। उनके यहाँ एसी है, वहाँ तो इतनी ठंडक रहती है कि इन गर्मियों में भी रजाई ओढ़ने का मन करता है। पागल तो नहीं हो गई तुम? जानती नहीं हो कि तुम्हारी बुआ कितनी अमीर है? टूटा फूटा जैसा भी है, लेकिन अपना घर अपना है। हम कहीं नहीं जाएंगे। मर्सी अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गई और सो गई। अगले दिन मर्सी स्कूल चली गई और ललिता अपना सामान बेचने। तभी किसी ने खबर दी कि उनका घर गिर गया है। ललिता अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका कच्चा घर गिरा पड़ा है। ललिता ने मर्सी को सीने से लगाते हुए कहा, शुक्र है भगवान का कि हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना दोनों माँ बेटी इस मलबे के नीचे दबकर मर गए होते। माँ, हमारा घर तो गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? लगता है आज बरसों बाद तुम्हारी बुआ के घर जाना पड़ेगा। जब तक हमारा घर ठीक नहीं होता वहीं रुकेंगे। इसके अलावा कहीं कोई दूसरा आसरा नहीं है। मुसीबत के समय न जाने उनका मन पिघल जाए। मर्सी बहुत खुश हुई। वह तो कब से अपनी बुआ के घर जाना चाहती थी। वहां पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो संतोषी की आवाज आई, आती हूँ। पता नहीं कौन बदतमीज है दरवाजे पर, इतनी गर्मी में भी चैन नहीं है। हाँ। दरवाजा खोलने के बाद वह बोली, तुम लोगों ने तो सारी शर्म बेच खाई। बच्ची को लेकर ही भीख मांगने आ गई। जाओ कहीं और से मांगो। बुआ, हम भिखारी नहीं हैं, ये माँ है और मैं मर्सी। आपने हमें पहचाना नहीं? मर्सी? ओह मर्सी, ये क्या भिखारियों सा हाल बना रखा है। जल्दी अंदर आओ, कोई देखेगा तो हमारी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा। गंदे कपड़े, हाथ में पोटली, चप्पलें मिट्टी में सनी हुई। किसको बताऊंगी कि ये मेरे मायके वाले हैं? जल्दी बाथरूम में जाओ और नहाकर ढंग से कपड़े पहन लो। कहीं किसी ने पहचान लिया तो मेरी तो घोर बेइज्जती होगी। हाँ। मर्सी और ललिता ने नहा धोकर संतोषी के दिए हुए कपड़े पहन लिए। संतोषी ने पूछा, अब बताओ, यूं फटे हाल कैसे आना हुआ? दीदी, हमारा घर ढह गया है। सोचा कि जब तक घर सही नहीं हो जाता यहाँ रह ले। अच्छा, घर गिर गया तो इधर को दौड़ लिए। कितनी बार कहा था कि वो जमीन मुझे दे दो, पर नहीं। हाँ, मेरे पति की निशानी है। अब पड़ी ना मेरी जरूरत। दीदी, जल्दी ही मैं अपने घर को रहने लायक बना लूंगी और चली जाऊंगी। घास फूस से घर नहीं बनते, पैसा लगता है, पैसा। चाय लाती हूँ, वरना कहोगी कि एक कप चाय भी नहीं पिलाई। हाँ। संतोषी चाय लेने चली गई। माँ, बुआ ये कैसी बातें कर रही हैं? मर्सी, तुम्हारी बुआ को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है। कुछ देर बाद संतोषी चाय ले आई और बोली, साफ सीधी बात है भाभी, 2-4 दिन रह लो, लेकिन ज्यादा दिन मैं भी नहीं रख पाऊंगी। हाँ, सिम्मी के पापा को पता चला तो खामखा नाराज होंगे। पीछे सर्वेंट क्वार्टर खाली है, वहीं आराम करो, खाना वहीं भिजवा दूंगी। ललिता पर तो जैसे बिजली टूट गई। समझ नहीं आया कि रुके या चली जाए, लेकिन रुकने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। संतोषी ने उन्हें बिना पंखे का कमरा दिया। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर। मर्सी रात भर नहीं सो पाई और बोली, माँ, बुआ तो बहुत गंदी है। मुझे लगा था कि बुआ हमें एसी वाले कमरे में सुलाएंगी, मगर यहाँ तो पंखा भी नहीं है। कम से कम वहाँ हम अपने आंगन की खुली हवा में तो सोते थे। मैं ना कहती थी बेटी कि अपना घर अपना होता है। तुम्हारी बुआ बहुत अमीर है, वो रिश्तों को नहीं पैसों को अहमियत देती है।
4 दिन बाद ललिता ने संतोषी को नौकर से बात करते सुना। वह कह रही थी, अरे ये इतना खाना ले जाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा खाना देखकर ये माँ बेटी यहाँ से जाने का नाम ही ना ले। जाओ, ये ताज़ा खाना यहीं रखो और ये बासी खाना ले जाओ। ये सब सुनकर ललिता से नहीं रहा गया और वह बाहर आकर बोली, दीदी, बुरे समय में आपकी शरण ली थी, वरना हमारा यहाँ आने का कोई मन नहीं था। नहीं चाहिए आपकी मदद, हम जा रहे हैं। अरे लगता है बुरा मान गई। दरअसल सिम्मी के पापा का काम नहीं चल रहा, पैसे की बहुत किल्लत है, इसीलिए कह रही थी। अच्छा ठीक है, जाती हो तो जाओ, मैं कैसे रोक सकती हूँ। वैसे वो खेत का टुकड़ा मुझे दे दो तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। कभी नहीं दूंगी और नहीं चाहिए आपकी मदद। ये कहकर ललिता मर्सी के साथ अपने घर आ गई। ललिता रोते हुए बोली, अब कैसे बनाऊंगी घर, कहाँ से लाऊंगी घास फूस और दीवारें खड़ी करने की हिम्मत। मर्सी आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान जी, मेरी माँ की घर बनाने में मदद करो, वो बहुत दुखी है। कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना आप तक पहुँच जाती है। बोलो, करोगे ना मदद? बोलो। मर्सी ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं। माँ, माँ, जल्दी देखो, ये अचानक से कितने बड़े घास फूस उगाए हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है मर्सी, अभी तो मैं यहाँ से मिट्टी हटा ही रही थी, तब तो कुछ नहीं था। माँ, इसी फूस से हम अपना घर बनाते हैं, मैं आपकी मदद करती हूँ। उन दोनों ने वहां से धीरे धीरे सारी मिट्टी हटाई और जैसे ही ललिता उस घास फूस को काटने लगी तभी वहां और नया फूस उगाता। ललिता डर गई और पीछे हट गई। तभी वहां से आवाज आई, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमें तो तुम्हारी मदद करने के लिए भगवान ने यहां भेजा है। भगवान ने भेजा है? हाँ, भगवान ने भेजा है। मर्सी जैसी प्यारी बच्ची की पुकार भगवान भला कैसे नहीं सुनते। भगवान ने आदेश देकर भेजा है कि हमें तुम्हारे लिए एक फूस का घर बनाना है। तुम जल्दी हमें काटो ताकि हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा फूस का घर बना सकें। उनकी बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी फूस काटने लगी। जैसे ही वो फूस काट कर रखती, वो घर का आकार ले लेता। कुछ ही घंटों में एक सुंदर और मजबूत घर बन चुका था। मर्सी ने कहा, धन्यवाद भगवान जी, आपने हमारी मदद करी और इस फूस को हमारा घर बनाने के लिए भेजा। तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद फूस। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना मर्सी, क्योंकि जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। ये सब फूस के जादू का नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इस घर में अब तुम्हें अब कभी गर्मी नहीं लगेगी। माँ देखो, हमारा घर कितना ठंडा है, बुआ के घर से भी ठंडा। अब मैं कभी बुआ के घर नहीं जाऊंगी। माँ सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ ध्यान है आपका? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पिताजी का खेत का जो टुकड़ा पड़ा है उसमें भी ये फूस के घर बना लेती हूँ। गर्मियों में यहाँ लोग घूमने आया करेंगे और 1-2 दिन रुककर चले जाया करेंगे। इससे हमें किराया मिलता रहेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग ग्रामीण क्षेत्र में गर्मियों की छुट्टियों में घूमने आते और जितने दिन मन करता उतने दिन वहां रुककर चले जाते। गर्मियों में इतने ठंडे घर पहाड़ियों पर भी नहीं थे। उस फूस के घर को देखकर सब खुश हो जाते। लोग फूस का घर दूर दूर से देखने आने लगे। ललिता को आमदनी होने लगी, जिससे वह और जमीन खरीदकर फूस के घर बनाने लगी, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। फूस के घर ने ललिता की जिंदगी ही बदल दी।